प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए जिसके अंदर हमें ये पता चले कि हम बेहतर आंसर राइटिंग कैसे करें एग्जाम में, किन किन बातों का हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम आंसर लिख रहे होते हैं। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि हमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जाम सेंटर में होते हैं और वहां पर हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है और हमें आंसर राइटिंग करना होता है। मैं कहता हूं सबसे पहले ये शुरुआत होती है आपकी जब एग्जाम आपके पास मतलब करीब आने लगता है। करीब आना के मतलब चल के तो नहीं आता है, पर वो दिन बहुत नजदीक आता है। वो बच्चे डरने लग जाते हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कहता हूं आप अपना आत्मविश्वास न खोएं। डरिए मत, डरने से चीजें और डर बढ़ने लगता है। मतलब कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे और भी डर होता है, ऐसा भी तो है। लेकिन डरना नहीं है, अपना 100% देना है। आपका काम है सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से सारी वीवीआई टॉपिक को पढ़ना। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजे से पढ़िए, आपका काम है पढ़ना। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा उसको आपका काम नहीं है सोचना। आपको बोर्ड के द्वारा एक सिलेबस दे दिया गया कि ये टॉपिक है, आप इस पे अपना पकड़ बनाइए और इस पे आप मेहनत करिए, बस आपका ये काम है। चलो, अब वक्त आता है जब एडमिट कार्ड आ जाता है। एडमिट कार्ड आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा और वैसे घबराने लगते हैं कि अरे बाप रे, एडमिट कार्ड आ गया, अब तो मतलब फलाने डेट को एग्जाम है। जाइए सेंटर पे जाइए। सेंटर में जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के द्वारा बच्चों गाइडलाइंस निकाला जाता है कि आपको एडमिट कार्ड लेके आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कागजात जो भी रहता है, भले वो एक एडमिट कार्ड ही क्यों ना हो, इसके साथ कि आपको किस तरह से आना है। क्या आप अब तो ड्रेसेस को लेकर के भी तो गाइडलाइंस आता है ना कि आपको ये नहीं पहनना है, आपको वो चीजें नहीं पहनना है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सेंटर पे जाओ। मेरा ये पहला मानना होगा कि आपको बोर्ड के द्वारा निकाली गई गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब सेंटर पे आप अपना जगह देख लेते हैं कि हाँ हमारा ये सेंटर पे जगह है, ये सीट है हमारी, आप सीट पे बैठो। बैठने से पहले अपने आसपास पूरे अच्छे तरीके से हाथ लगा के बेंच के नीचे वगैरह देख लीजिए अपने पूरी सीटिंग में कि भाई कहीं पे भी कोई कागज का तो बेकार अवशेष टुकड़ा कुछ भी तो नहीं है ना। आसपास से आप उसे हटा के पहले बाहर फेंक दीजिए। आपके आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का बहुत बड़ा स्टेज होता है। मतलब मैं ये कहूं कि एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आप ऊपर बढ़ोगे। अगर आप एक भी सीढ़ी से नीचे फिसल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को और बढ़ा देता है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई बहन कि आप जब भी वहां पे अपने सीट पे बैठो तो आसपास में एक बार अच्छे से देख लो, कोई कागज का टुकड़ा नीचे बेंच पे कहीं पे भी ना हो। कई बार नीचे अंदर चिपका दिए जाते हैं, वो फंसा रहता है, उसको निकाल के हटा लो। एकदम क्लीन रहना है। दूसरी चीज तो हो गई। तीसरी बात, आपका जो बोर्ड का पैटर्न है, अभी जो बोर्ड का पैटर्न है बच्चों, एग्जाम पैटर्न, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पैटर्न है। यानी एक पार्ट में आपका ऑब्जेक्टिव का होगा जिसमें ओएमआर सीट आएगी। बच्चों कभी भी इन चीजों का बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन पेपर देख करके एक्साइटेड नहीं होना है। वाव वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, मतलब तुरंत से, क्योंकि वैसे में व्यक्ति बहुत ओवर एक्साइटेड होकर के कई गलतियां कर देता है। उस समय में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा उसी चक्कर में। उस चीज से बचना है, आपको न्यूट्रल रहने की कोशिश करना है। आप एग्जाम देने गए हैं, परीक्षा देने गए हैं, उसका विजय घोष तो जब वक्त आएगा वो अपने आप होगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी। आपको बहुत अच्छे से पेपर आने से पहले जो आपको दिया जाता है पूरा भरने का डिटेल्स, अपना जो भी रोल कोड, रोल नंबर। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर पूरी बात मैं बता रहा हूं। मैं डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं बताऊंगा, मैं पूरी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत आपके करियर की बात है। आपको बहुत अच्छे से सुनना होगा और आप अंत तक देखिए इस वीडियो को, और अच्छा लगेगा अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छे से सारी डिटेल भरोगे एकदम फोकस के साथ। आपका ध्यान उस वक्त सिर्फ उसी काम पे होना चाहिए। घर में क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ उस टाइम पे आपको अपना डिटेल, कि आपका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है, जहां पे सिग्नेचर करना होगा, वो सारी चीजें कर लेना। क्योंकि एक नंबर कम बर्दाश्त किया जा सकता है, पर नंबर ही ना मिले ये बर्दाश्त नहीं हो सकता।
आप ये गलती डिजर्व नहीं करते हैं इस टाइम पे कि आप एग्जाम में जाओ और रोल नंबर रोल कोड भरना भूल जाओ। आप किसी भी तरह की ये गलती डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगली बात, अब जो आता है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, बहुत न्यूट्रल होकर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। आपके सामने जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और जो उत्तर आ रहा है उसको कंफर्म करते चलिए और एकदम सही तरीके से गाइडलाइंस के साथ। जो भी जैसे पहला का आंसर बी होगा तो पहले अच्छे से चारों ऑप्शन को देखो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है तो उसमें लिख देता है कि उपरोक्त ऑप्शन ए और बी या ए एंड डी, ए सॉरी डी नहीं सी, ऐसा कर देता है तो पता चला ऑप्शन डी सही हो गया। तो कभी भी आंसर टिक करने से पहले कलर करने से पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है आप चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ा लीजिए, लेकिन आपका स्पीड बहुत मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत तेज ना ही बहुत स्लो। समय सीमा का ध्यान रखना है आपको। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी टाइम पीरियड मिलेगा, समय का बहुत अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ये चीजें तब आती है जब आप एग्जाम के पहले से, यानी कि अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं अक्टूबर के महीने से, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है साथियों। इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो बनाया था, मैं बताया था कि आप बाजार से ओएमआर शीट लेके आओ और प्रैक्टिस करो, टाइम पीरियड सेट करो कि तुम कितना देर में कितना आंसर सही कर पा रहे हो। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आता है, कॉन्सेप्ट सही रहता है, फटाफट सही लगाते चले जाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। जब बात आती है सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव तो आपने कर लिया, आपने सही समय में आपने ये चीजें कर ली। सब्जेक्टिव की बात आती है, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, कभी भी आप ऐसा कोई खतरा ना मोल ले कि आप यहां बैठे हैं और दूसरे स्टूडेंट को बताने के लिए यहां से वहां बार बार जा रहे हैं। ये उथल पुथल एग्जाम सेंटर में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सामने कोई चेक करने वाले जो रहते हैं टीचर लोग, अगर वो जांच पड़ताल में रहते हैं, तो आपको एकदम शांति बना के अनुशासन के साथ आपको एग्जाम देना है। सेंटर पे तो कोई भी अनुशासनहीनता वाली काम नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके करियर की बात है। और अगर सब लोग इस बात की फोकस करेंगे तो कोई ये काम नहीं कर पाएगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा सेंटर पे परीक्षा हो जाएगा संपन्न। सब्जेक्टिव की जब बात आती है तो सबसे पहला बात जो आपको फोकस करना पड़ता है, फिर इसमें भी जो डिटेल भरना होगा बहुत अच्छे से डिटेल भर लेना। इस पे भी जो बुकलेट आएगा उस पे जो भी भरना होगा बच्चों अच्छे से भरते रहना, एकदम अच्छे से भरना, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे इस जो सब्जेक्टिव की जो बुकलेट नंबर होगी और इसका भी आप लोग वो जरूर नोट कर लेना, कॉपी नंबर कि कौन सा नंबर है। इन फ्यूचर क्या मतलब रिजल्ट के बाद कभी जरूरत पड़ता है चैलेंज वगैरह करने में, तो उस समय में बड़ी आसानी होता है थोड़ा सा ये अगर रहता है, तो बाकी वो प्रोसेस है, इसके बिना भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो ही स्थिति उत्पन्न होगी। पहली स्थिति कि या तो वो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, दूसरा कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। तो पहली परिस्थिति पे बात करते हैं कि जैसे 20 सवाल दे दिया है और 20 में से किसी 10 का उत्तर देना है, तो आप 10 उत्तर वो सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने का आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है। और ध्यान रखें कि आपको आंसर लिखने से पहले ऊपर जो गाइडलाइंस दिया रहता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, उसको पढ़ लीजिए। शब्द सीमा देख लीजिए कि कितने नंबर के उत्तर को कितने शब्दों में लिखना है। कोई कहता है कि 150 शब्दों में लिखे, कोई कहता है 40 शब्दों में लिखे, 30 शब्दों में लिखे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो जो भी शब्द सीमा रहता है साथियों, उस शब्द सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो भी शब्द सीमा रहेगा। चलो, पहला चीज आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव के लिए, क्या ध्यान रखना है भाई? सब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि आप उत्तर क्रमिक रूप से दें, क्रम में दें, कोशिश करना है, कोशिश करना है। जैसे पहला उत्तर पता है तो पहला दे लीजिए, पहला भी पता है, 7वां नंबर भी पता है और पहले 7वां लिखने लग जाए तो ये थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। परंतु जब आपको आ रहा है, आंसर पता है, तो कोशिश करिए कि क्रम से लिखें। बाकी आपको जो पहले कंफर्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 20 में 10 लिखना है और 10 में मुझे 8 पता है, तो मैं पहले 8 को ही लिखूंगा। लेकिन लिखते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है कि आप आंसर उन 8 में कोशिश करिए क्रमानुसार, कि पहले पहला का ले लिया, पहला आ रहा है, मान लीजिए दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है और 5वां भी आ रहा है,
तो पहले पांचवा ना लिख के पहले तीसरा लिख लेंगे, फिर पांचवा। इससे थोड़ा ऑर्डर रहता है। जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले ना, कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं बच्चों, जो परीक्षा लेने वाले होते हैं वो तो ठीक है, परीक्षा लेने के बाद जो कॉपी चेक करेंगे, जिस शिक्षक के हाथ में आपके कॉपी जाएगी, वो दो तीन चीजों पे बहुत बहुत अच्छे से केयर करेंगे और वो चीजें आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो आप आंसर क्रमिक रूप में लिखें। दूसरी चीज, आप इसको जब भी लिखिए तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उत्तर क्या दिया जा रहा है, इसमें बहुत निकटता होनी चाहिए, बहुत अंतराल दूरी नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं बात जो कह रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लोग कह देते हैं कॉपी भर के चले आना। मैं कहता हूं कॉपी क्यों भरना, क्या कॉपी भरिएगा? तिलक का गीत गाइएगा कि ताही चौके बैठे ले फलाना देवा के लड़का रघुनंदन हरि, तिलक का तो गीत नहीं ना लिखोगे भाई। अगर पूछा जा रहा है कि अमोनिया किस विधि से बनाई जाती है तो विधि का नाम लिख के आओगे ना कि अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, वही ना लिख के आओगे। क्या अब उसमें लंबा चौड़ा क्या लिखोगे भाई? नहीं लिख पाओगे। जैसा प्रश्न वैसा जवाब होना चाहिए, एकदम सटीक बिंदु होने चाहिए, शब्द बहुत ज्यादा जटिल ना हो, विषय को ध्यान रखते हुए शब्द को चुनना है, शब्द लिखना है। बहुत ज्यादा जटिल शब्द नहीं लिखना है, बहुत हार्ड शब्द नहीं लिखना है। जितना हो सके, पहले ही ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो आप अपने शब्द में लिखिए जिस तरीके से आप पढ़ाई किए हैं। एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई नंबर काट देगा, कोई नंबर नहीं काटेगा इस आधार पे, मैं गारंटी देता हूं कोई नंबर नहीं काट सकता इस आधार पे। आप अपने शब्दों में एकदम अच्छे से उत्तर दीजिए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करिए। गोल मटोल करने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब आपको आंसर कंफर्म पता है तब, क्योंकि हम पहली परिस्थिति पे बात कर रहे हैं और वो हमारी परिस्थिति ये है कि जब हमें आंसर कंफर्म पता है तो बस लिखना है। लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखना है क्रम में। उसके बाद पहला क्वेश्चन लिख लिए, एक का उत्तर देने के बाद दूसरे के बीच में एक लाइन का गैप जरूर छोड़ दीजिएगा, इससे आंसर स्पष्ट दिखता है। इससे जो है उत्तर आंसर जो है बच्चों स्पष्ट रूप से दिखता है कि हाँ यहां पहला का स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, फिर पहले एक लाइन छोड़ दिया, फिर दूसरा। अब इसमें प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्वेश्चन नंबर दीजिए, उत्तर लिखिए और आंसर स्टार्ट कर दीजिए लिखना। ये नहीं कि भाई अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है फिर उसका आंसर कि अमोनिया फलाना विधि से, नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर देना है, उत्तर दे देना है। ठीक है, आप उत्तर भरते चलो। तीसरी चीज, आपको काटकुट करने से बचना है मेरे भाई। बहुत ज्यादा शुद्धि नहीं हो, कई बार गलती हो जाता है, अगर गलती कुछ हो गया तो सिर्फ एक कट ऐसे लगा दो। अब कई बार ऐसे ऐसे पूरा करने लग जाते हैं, ये नहीं करना है, इससे बहुत भद्दा दिखता है, चीजें गलत हो जाती है और कहीं ना कहीं वो आप अगर ऐसे करते हैं काटकुट पूरा रगड़ के, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं और इससे आपको बचना है। हाँ गलती हो जाती है लिखते वक्त, बट एक सिंगल लाइन से कट कर देना है। समझ गए आप लोग? ये चीज बहुत ध्यान रखना है, काटकुट से बिल्कुल बचना है। देखो चौथी बात, आप जब भी आंसर लिखोगे उसमें आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं या लिख रही हूं ये मुझे सिर्फ नहीं पढ़ना है, हमारी कॉपी किसी और के हाथ में जाएगी और उसे साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि भाई लड़के ने या लड़की ने क्या लिखा है, मतलब स्टूडेंट ने क्या लिखा है। यानी मैं जिस बिंदु की बात कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे, मैं हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूं। आपकी हैंडराइटिंग जो है बच्चों बहुत सही होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग जो है बच्चों एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। जैसा है एकदम साफ सुथरा लिखो, बहुत ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखो ताकि समझ में आ जाए। अभी से ही हैंडराइटिंग इंप्रूव कर लो, इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है। मैं अगर कोई कहता है रोज लिखो सुधर जाएगा, रोज सिर्फ लिखने से हैंडराइटिंग कभी नहीं सुधरता है, सुधरने के भाव से रोज लिखोगे तब सुधरेगा। अब ये नहीं कि मैं रोज ऐसे लिख रहा हूं कि आम खाता हूं, तो ये रोज अगर इसी तरह से लिखूंगा तो रोज लिखने से ऐसे ही राइटिंग रहेगा। लेकिन अगर मैं सुधारने के भाव से लिखता हूं कि नहीं भाई मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है आम, तो एक समय आएगा जब आप अपना हैंडराइटिंग भी इंप्रूव कुछ हद तक कर पाओगे। और ये सही वक्त है कि अभी से आप लिखने की आदत डाल दीजिए। आप लिखने का आदत डालिएगा तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, पकड़ बन जाएगा, आंसर लिखने के अभ्यास अच्छे हो जाएंगे और हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
इसमें। अब कई बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर हम 2 रंग का कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। अगर कोई की पॉइंट्स है तो आप की पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, कोई वैज्ञानिक का नाम, कोई मुख्य बिंदु, कोई रसायन का नाम, कुछ भी ऐसा, कोई साहित्यकार का नाम, कुछ भी ऐसा होता है तो आप उनके नीचे अंडरलाइन दे सकते हो। कोई बिंदु कोशिश करो कि अगर कुछ ऐसा आंसर हो जिसको पॉइंट बना के लिखा जाए तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। 5वीं चीज तो हो गई बच्चों। 6ठी बात, विशेष करके उन बच्चों के लिए जिनके क्वेश्चन पेपर में डायग्राम वगैरह की चीजें होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन जिसमें हो सकता है कि उसमें डायग्राम बनाना पड़े, चित्र बनाना पड़े। तो अगर चित्र वाला है तो आप फिगर जरूर बनाएं, पेंसिल वगैरह से फिगर जरूर बनाएं, अच्छे से स्वच्छ बनाएं, साइड में फिगर बनाएं। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपका टेक्स्ट इधर चल रहा होता है और फिर लंबा हो गया टेक्स्ट और इधर आपका फिगर बन गया। इस तरीके से फिगर को कवर करते हुए आंसर राइटिंग करो। दूसरी चीज कि अगर उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल एकदम सटीक दीजिए। जरूरत अगर उसमें है, उसका उदाहरण और चित्र संभव है, रासायनिक समीकरण संभव है तो आप जरूर लिखिए, जरूर लिखिए आप। जैसे कह दिया कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए संक्षिप्त जो भी चीजें, विधि कह लीजिए, रासायनिक समीकरण कह लीजिए, अगर पूछता है तो आप उसमें बनाइए, ये सब चीजें करिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है अगर पूछ दिया तो हैबर विधि से अमोनिया बनाने की पूरी विधि को लिखिए, डायग्राम बनाइए, उसका वर्णन करिए, सब कुछ बताइए। ठीक है बच्चों, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान में रखना है। और 6ठी चीज कि ये सब चीजें तो कर रहे हो बट टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आपकी नजरें घड़ी पे भी जरूर होनी चाहिए कि हाँ भाई कितना क्वेश्चन हमने कर लिया, कितना बाकी है। ठीक है, ये भी क्लियर है। आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो एकदम साफ सुथरा अच्छे से। मैं सारा पॉइंट आपको बता दिया, क्रम में कोशिश करिए। हालांकि जिस पे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है उसका आंसर पहले लिखो और बाकी बाद में उन प्रश्नों पे आपको एफर्ट डालना है जो नहीं आता है। अब वैसे केस में क्या करना है, जब आपको परिस्थिति नंबर 2 कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार कि नहीं पता है पर छोड़ना नहीं है। आपका माइंडसेट, मैं आपके एक बड़े भाई होने के नाते कहता हूं, जैसे कोई भी हमारे घर से, आपके घर से कोई भी जाता है एग्जाम देने, बालक या बालिका, तो क्या कहते हैं घर के लोग, देखो सब सारा आंसर लिख के आना, क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन मत छोड़ना, मतलब लिख के आना। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है, मान लो भाई 10 क्वेश्चन बनाने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। यानी मान लेते हैं कि 20 नंबर का आपका पेपर है, मैं मान लिया 20 नंबर का पेपर, अगर तो आप अगर 8 क्वेश्चन बनाओगे तो आपके लिए फुल मार्क्स तो 16 ही हो गया। तो आप तो 16 नंबर के ही दायरे में आ गए ना। 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिए वो तो काउंटिंग हो ही नहीं सकता ना। तो आपके लिए तो मार्क्स टोटल 16 हो गया, आप 16 में से आप कितना पाए हैं ये देखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना होगा कि आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। देखिए आप विद्यार्थी हैं और मैं समझता हूं कि आप उस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं कि आपने पन्ना पलटा है, आपने पन्ने पलटे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, प्रयास किए हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री के शब्दों से अपरिचित हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन से अपरिचित है। देखिए अगर कुछ भी है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि की बात करी जाए, अगर आपको आंसर पता है तो आप प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है फिर भी आपको लिखना है। क्या लिखना है, गाना गीत मत लिख देना भाई। आप इसमें अमोनिया जैसे कोई भी चीज है, अब इसमें अमोनिया जानते हो आप, तो अमोनिया के बारे में लिखना शुरू कर दो। हैबर एक वैज्ञानिक का नाम हो सकता है और है भी, उनके बारे में लिखना शुरू कर दो कि उन्हें मतलब जो भी है। मैं अब यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूं, ये सही नहीं है, लेकिन मैं इस परिस्थिति में कह सकता हूं कि मैं आपको एज ए ब्रदर होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप उससे रिलेटेड कुछ सही फैक्ट जरूर लिख कर आए, उससे रिलेटेड कुछ जरूर लिख के आए। आप क्वेश्चन के किसी एक शब्द के बारे में तो जरूर जानते होंगे, उसके बारे में कुछ लिख करके आए। हो सकता है ये 2 नंबर का है, सही नहीं हुआ 2 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन काट के आधे नंबर 1 नंबर तो जरूर मिलेंगे। तो ये आपके मार्क्स में बढ़ोतरी करता है। अब 1 नंबर की कीमत तो आप समझ सकते हैं, 1 नंबर की कीमत तो आप समझ सकते हैं 299 पे कितना बड़ा दर्द देता है, फर्स्ट डिवीजन से मुक्ति दिला देता है ये। अगर 1 नंबर मिल जाता तो ये
300, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आ गया। हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ कि आप बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर देकर के आइए। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स के पेपर में जब भी आप उत्तर आ जाता है वहां पर ब्लैक पेन से आप उसको कवर कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं तो आपको एक एडिशनल चीजें ये भी बताना चाहूंगा, हमने ऐसा किया था, आप भी कर सकते हैं, मुझे इसका बेनिफिट दिखा था। ये हमारा पेज है, इस तरीके से पेज रहता है ना, लैंडस्केप टाइप का। A4 साइज वाला पेज तो ना रहता नहीं है, लैंडस्केप मोड में रहता है पेज। तो कॉपी चेक करने वाले को पता होना चाहिए कि इधर आगे में है, आंसर लिखा गया है, तो उसके लिए यहां पर हम PTO लिख दिया करते थे, आप भी लिख सकते हो। अगले को पता हो कि पेज टर्न करना है, तो पेज आगे बढ़ना है, ये उनको पता हो तो आप PTO लिख सकते हो। कई सारी चीजों में PTO लिखा रहता है, आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके मार्क्स कट नहीं होने वाला है, ताकि चेक करने वाले को पता चलेगा कि हाँ आगे। कई बार क्या होता है कि आप आगे आंसर लिखें और चेक करने वाले धुन में इधर ही निकल जाते हैं, यहीं तक। तो ऐसा ना हो, इससे बचना है तो आप PTO लिख सकते हो। और एक चीज, कभी भी ऐसी गलती मत करना, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त पन्ना पलटना, पता चला 3-4 पेज आपस में सट के निकल गया और फिर आप उधर लिखने चले गए। बाद में जब आपका समय खत्म होने जा रहा है तब आपको अरे बाप रे बाप, जायका हो गई, 4 गो पेज खाली रह गया। अब क्या कर सकते हो भाई? अब मान लो कॉपी चेक करने वाले के भरोसे छोड़ना पड़ेगा कि क्या पता वो 4 पेज को पलट करके वो यहां तक आए पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी गलती करने से बचना है और ये अनुशासन बरकरार रहना चाहिए एकदम समय सारणी तक, जब तक कि आप सही सलामत सेंटर से बाहर ना निकल जाए, इवन सही सलामत घर ना पहुंच जाए। कोई हुड़दंगई नहीं होना चाहिए, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, अपने एग्जाम से फोकस रखना है। ये चीजें हैं बच्चों, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आंसर राइटिंग करने का ये अच्छा तरीका है और हमारे कई सारे विद्यार्थी इस चीज को फॉलो किए हैं और बहुत ही मार्क्स में उनको इजाफा मिला है। ये निश्चित तौर पर सही बातें हैं, आप इस चीज को फॉलो करिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप प्रैक्टिस करिए, अभी से इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। टेस्ट के लिए भी प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो, साइंस संग्रह ऐप पे भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स हालांकि अभी तो स्टार्ट होने ही वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अक्टूबर के महीने में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब जो जनवरी में सुनेगा उसको क्रैश कोर्स के बारे में सुनने को थोड़ा अजीब लगेगा कि अभी क्रैश कोर्स नहीं भाई, ये मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग के लिए अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने से पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में बहुत लोगों ने, मतलब बच्चों ने क्या किया, यूट्यूब पे जो है छोटे छोटे पेपर के फेक कट लगा दिए हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो बोर्ड के ऑफिशियल साइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जाता सबको, और ऐसी चीजें रैंडमली 1-2 महीने पहले नहीं ली जाती है डिसीजन। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें, आपका जो भी पैटर्न है आप उस पर काम करिए। जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों, यानी कि पहले का जो क्वेश्चन बैंक है, PYQ जिसको आप कहते हो, 2024, 23, 22 का जो पेपर है, उसको एक एग्जाम की तरह सॉल्व करो। आप सोचो कि आप घर पे एग्जाम दे रहे हो, इतना डिसिप्लिन बनाओ अपने आप को कि आप एग्जाम की तरह घर पे माहौल बना लो अपना, और एक कमरे के अंदर बहुत अच्छे से टाइमर सेट करके अपना एग्जाम दो। और बाजार से खरीद के लेते आओ, 10 रुपए का OMR सीट मिलता होगा। यही तो है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगा। और अभी समय है, समय रहते अगर आपकी आंखें खुल गई तो आप बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी डरने घबराने का नहीं है, अपना नित्य प्रतिदिन कर्म करते रहना है, कर्म करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, तो मुझे बेहद खुशी होगी और उन बच्चों को भी बेहद लाभ होगा इस वीडियो से जिनको यह वीडियो देख करके आइडिया लगेगा। और एक चीज, मैंने जो भी इसमें बताया है मैं अपने अनुभव के आधार पर बताया हूं, हो सकता है आप इसमें और कुछ चीजें बेटर ऐड कर सकते हो अगर आपको कहीं से जानकारी मिलती है तो, लेकिन मैंने ये जो भी बताया अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने किया है, जिसको मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है और स्टूडेंट्स को लाभ मिला है। तो यही चीज होता है, और क्या कर सकते हो, बहुत रंग बिरंगा तो नहीं बना सकते हो आप। जो भी आपके पास कलर है पेन का, सारे कलर तो यूज नहीं कर सकते हो, रेड वुड पेन आप नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और
कभी भी एग्जाम हॉल में चीटिंग करने की तो सोच भी मत लाना, ऐसी गलती भी मत करना। ताक झांक इधर उधर, वो क्या लिख रहा है, वो कहां से, ए भाई दे तो जल्दी दिखाओ, वो सब काम नहीं है। ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप परीक्षा से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। तो एक छोटी सी गलती आपके 2 साल का मेहनत गर्त में लेके जा सकती है, और उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स के डिसिप्लिन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। फलानवा का लड़का के आज एग्जाम से निकाल दिया गया, ये धब्बा नहीं आना चाहिए। 1 नंबर कम आ जाए वो बर्दाश्त है, वो डिजर्व है, बट एग्जाम से निष्कासित होना पड़े ये आप डिजर्व नहीं कर सकते हैं। और इस गलती से बचना है, परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाना है। ये गलत आचरण नहीं करने, चिटिंगबाजी ये सब कुछ भी नहीं बच्चों। एकदम परीक्षा दो कि आपको परीक्षा देने के बाद भी गर्व महसूस हो कि आज मैंने अपने बलबूते पे ये किया है। ये बोलता है। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर करना साथियों कि कैसा लगा ये वीडियो, और खूब शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, टेक केयर। ख्याल रखेंगे आप सभी लोग अपना, और मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें भी ऊर्जा मिलता है, क्योंकि हम भी एक इंसान है आप ही की तरह, आपके घर से, आप ही के जैसे घर से निकला हुआ एक बालक हूं मैं भी। तो हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये चीजें बरकरार रहें। आप लोग मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो, खूब मजे से पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलो अब तो जा सकता हूं जी, परमिशन है? ओके बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट कर दीजिएगा।